हाँ जी, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म वीसी जोधपुर पर। तो साथियों, कल की जो लास्ट क्लास थी अपने, तो उसमें ब्लड के बारे में अपन पढ़ रहे थे। ब्लड का अपन ने बेसिकली टाइप्स पढ़ा था। एक प्लाज्मा था और एक कणिकाएं थी। तो उसके अंतर्गत अपने ब्लड का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। आज अपन बेसिकली ब्लड का मेन जो क्लासिफिकेशन है, कितने टाइप्स में बांटा गया, खोज किसने की थी, और आरएच फैक्टर की बात करेंगे अपन, है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रक्त का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड। अब देखो, मेनली आपने देखा होगा ब्लड के 4 टाइप्स होते हैं। एक तो है ए बी, ए बी और ओ। अब ए बी और ओ, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के होते हैं। अब देखो, रक्त जो है वो ए बी और ओ, इसकी जो खोज की थी, एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, खोज के कारण भी पूछा जाता है। तो इसकी खोज की थी कॉर्ल लैंडस्टीनर। कॉर्ल लैंडस्टीनर। और जो ए बी ब्लड ग्रुप है, उसकी जो खोज की थी डी कॉस्टले, वो स्टर्ली नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने खोज की। मेनली आपसे ये पूछा गया रक्त का वर्गीकरण या रक्त की खोज किसने की गई, कुछ भी ऑप्शन के अंतर्गत नहीं है तो कॉर्ल लैंडस्टीनर सही माना जाएगा। लेकिन अगर ए बी और ओ में से पूछा जाए तो कॉर्ल लैंडस्टीनर। अगर ए बी रक्त समूह की खोज किसने की थी तो डी कॉस्टले व स्टर्ली ने की थी। ठीक है, तो 4 टाइप हो गए। अपन चारों में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सा एंटीजन पाया जाता है, कौन कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, सर्वदाता कौन सा समूह है, सर्वग्राही कौन सा समूह है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो 4 टाइप देखे थे रक्त के, ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी और ओ। अब इसमें पढ़ेंगे अपन में कि रक्त समूह के अंदर कौन कौन सा एंटीजन उपस्थित होता है और कौन कौन से एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी। तो देखो, जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन भी कौन सा पाया जाता है, ए। बी वाले में बी, और ए बी में ए एंड बी दोनों एंटीजन उपस्थित होते हैं। वो ए भी होता है और बी भी होता है। और ओ जो ब्लड ग्रुप होता है उसके में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता। उसके बाद बात करते हैं एंटीबॉडी की। तो जो रक्त समूह ए है उसमें एंटीबॉडी पाया जाता है स्मॉल बी, लिखा जाता है स्मॉल बी से। ठीक है, और बी वाले में पाया जाता है स्मॉल ए। ए बी वाले में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। और ओ ब्लड ग्रुप है उसमें ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। याद रखने का तरीका उल्टा याद रखो। जैसे एंटीजन, रक्त समूह और एंटीजन तो एक ही तरह के हो गए, तो एंटीबॉडी याद रखोगे तो उल्टा क्रॉस में याद रख दो। ऐसे ए बी है तो उसका ए बी, और क्रॉस है तो उसका क्रॉस। तो बेसिकली एक दूसरे के क्या उल्टा याद रखोगे तो गलत होने के चांसेस क्या रहेंगे, कम रहेंगे। तो मेनली रक्त में देख लिए कौन कौन से एंटीजन पाए जाते हैं और कौन कौन से एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ठीक है, आगे आप बात करेंगे इसमें ही सर्वदाता और सर्वग्राही की बात करें अपन, कि कौन सा ब्लड ग्रुप है वो किस किस से ले सकता है और किस किस को दे सकता है। तो सर्वदाता, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो वो ध्यान रखना सर्वदाता है ओ। कौन सा है, ओ। ओ ब्लड ग्रुप वाला कोई भी व्यक्ति हो वो सभी को, ए को, बी को या ए बी या ओ वाले को सबको रक्त दे सकता है। और सर्वग्राही, सर्वग्राही रक्त समूह वो है ए बी। मतलब ए बी ऐसा ब्लड ग्रुप है वो सबसे ले सकता है। ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। और ओ वाला है वो सबको दे सकता हूं, इसीलिए इसको बोलते हैं दाता और इसको बोलते हैं ग्राही। ठीक है, डोनर और रिसीवर। अब देखो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना, मैंने कहा ना ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होता है, ए नेगेटिव होता है। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन के अंदर खाली ओ ही दे रखा है तो वो ही ऑप्शन है। अगर ओ में भी ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दोनों दे रखा है तो उस कंडीशन में ध्यान रखना ओ नेगेटिव होगा।
ओ पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है। और ए बी में भी ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव दे रखा तो उस कंडीशन में ए बी पॉजिटिव होगा। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर ब्लड ग्रुप के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दे रखा है तो उस कंडीशन में तो वही होगा, लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव वो दोनों दे रखा तो उस कंडीशन कौन सा मानना जाएगा, ओ नेगेटिव। और सर्वग्राही में कुछ भी नहीं दे रखा तो ए बी, और दे रखा है तो फिर ए बी पॉजिटिव होगी। तो सर्वदाता याद रखोगे और सर्वग्राही, ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा रक्त समूह है सर्वदाता है और कौन सा है सर्वग्राही, डोनर और रिसीवर। अब ये तो बेसिकली अपने एंटीजन एंटीबॉडी देख लिया, सर्वदाता रक्त समूह देख लिया, सर्वग्राही समूह देख लिया। अब बात करते हैं अपन आर एच फैक्टर की। आर एच फैक्टर, आर एच फैक्टर मतलब आर एच कारक की। तो कोई भी जो ब्लड होता है, आरबीसी होती है, उसकी सतह के ऊपर ध्यान रखना आर एच फैक्टर पाए जाते हैं। अब देखो सतह के ऊपर आर एच फैक्टर उपस्थित होते हैं। अगर किसी ब्लड ग्रुप में आर एच फैक्टर उपस्थित है, आर एच फैक्टर उपस्थित है तो उसको तो बोला जाता है आर एच पॉजिटिव। और अगर उसके ऊपर आर एच फैक्टर उपस्थित नहीं है उस कंडीशन में बोला जाता है आर एच नेगेटिव। मतलब अगर आर एच फैक्टर उपस्थित है तो आर एच पॉजिटिव बोला जाएगा, और आर एच फैक्टर उपस्थित नहीं है तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, आर एच नेगेटिव। अब देखो चार कंडीशन की बात करते हैं। एक तो है पिता और एक है माता, और उनसे जो उत्पन्न होने वाली संतान की बात करते हैं। अगर आर एच फैक्टर पॉजिटिव है, पिता का पॉजिटिव है और माता का भी पॉजिटिव है, तो संतान का भी चांसेस रहता है कैसा होने के, पॉजिटिव रहने की। अगर पिता का नेगेटिव है, माता का नेगेटिव है, तो भी संतान के कैसे चांसेस रहते हैं, नेगेटिव। और पिता का अगर पॉजिटिव है, माता का नेगेटिव है, तो भी संतान का कैसा चांसेस रहता है, पॉजिटिव के, ठीक है। और अगर पिता का नेगेटिव है और माता का पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में भी संतान का ब्लड ग्रुप जो आर एच फैक्टर रहने की चांसेस कैसे होती है, पॉजिटिव। कहने का मतलब ये है कि ये चांसेस है, 99% केस में चांसेस है, बाकी हो सके कि नहीं भी हो, ऐसा भी जरूरी नहीं, बट मेनली है चांसेस होते हैं कि अगर पिता का पॉजिटिव है संतान का भी पॉजिटिव होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ मैथ्स की कैलकुलेशन नहीं है, अपन मैथ्स नहीं पढ़ रहे, साइंस पढ़ रहे हैं, तो उसके अंतर्गत अपन पिता और माता का आर एच फैक्टर की बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं पॉजिटिव इंटू नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब ये तो अपन ने देख लिया आर एच फैक्टर की बात की, उसके साथ में अपन चार जो मेनली केस हैं बनते हैं उसकी बात करेंगे। देखो एक तो मैं बात कर रहा हूं पिता की और एक है माता। पहला केस है, फर्स्ट है कि अगर पिता का आर एच फैक्टर पॉजिटिव और माता का आर एच फैक्टर कैसा हो, नेगेटिव। दूसरा, पिता का आर एच फैक्टर नेगेटिव और माता का कैसा हो, पॉजिटिव। तीसरा, दोनों का आर एच फैक्टर कैसा हो, पॉजिटिव। और चौथा, दोनों का आर एच फैक्टर कैसा हो, नेगेटिव, ठीक है। तो देखो चार कंडीशन है, चार कंडीशन के अंदर माता और पिता की बात कर रहे हैं, तो एक जो कंडीशन है वो एक्शनल कंडीशन है। मतलब इन चारों की अगर अपन बेसिकली जो शादी की बात करेंगे कि इनसे होने वाले संतान के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो एक जो कंडीशन है वो एक्शनल केस है ये वाली, बाकी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इस कंडीशन के अंदर दिक्कत आएगी। अगर पिता का आर एच फैक्टर पॉजिटिव है और माता का नेगेटिव है तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं संतान के ऊपर पड़ेगा। अब कैसे पड़ता है देखो, तो देखो अपने ये केस की बात की, कौन सा वाला केस, अपवाद रूपी है, तो पिता का कैसा होना चाहिए, आर एच पॉजिटिव और माता का आर एच नेगेटिव। तो देखो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब बच्चे का भ्रूण का निर्माण होता है, माता के कोख में जब बच्चे का निर्माण होता है, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि बच्चे का, तो देखो मैंने कहा था कि जब पिता का पॉजिटिव होता है माता का नेगेटिव होता है तो बच्चे का जो संतान का है वो चांसेस ज्यादातर किस कंडीशन में आर एच फैक्टर कैसे आने के पॉसिबल रहता है, पॉजिटिव। और यहाँ पे देखो माता का आर एच फैक्टर कैसा है, नेगेटिव, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर होता क्या कि जब बच्चे का पहला जो फर्स्ट बच्चा पैदा होता है तो उस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, फर्स्ट संतान के ऊपर तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन अगली संतान है उसके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है। अब देखो कैसे पड़ता है कि जब ध्यान रखना, जब माता के कोख से जब बच्चे का निर्माण होता है तो प्लेसेंटा भाग से जुड़ा हुआ रहता है, उसी से पोषक पदार्थ की होती है पूर्ति।
तब जब बच्चे की उत्पत्ति होती है, मतलब बच्चे का पैदा होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, प्लेसेंटा भाग को काट के अलग किया जाता है। उस कंडीशन के अंदर होता क्या कि जो संतान का जो पॉजिटिव RS फैक्टर पॉजिटिव है, वो कहीं ना कहीं संपर्क में आ जाता किससे, माता के RS फैक्टर नेगेटिव से। मतलब संतान का पॉजिटिव RS फैक्टर और माता का RS फैक्टर नेगेटिव कहीं ना कहीं संपर्क में आ जाता है। उसके कारण इस माता के कोख में एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब सर ये एंटीबॉडी का निर्माण क्या नुकसान करेगा, तो जैसे ही सेकंड संतति का निर्माण होता, माता के कोख में सेकंड संतति का निर्माण होगा, उस कंडीशन के अंदर ये एंटीबॉडी पहले से मौजूद है तो वो निर्मित रहेगा, और ये एंटीबॉडी एंटीजन समझकर इसको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। मतलब क्या होगा, सेकंड जो संतान है वो माता के कोख में ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। माता के कोख में क्या हो जाती, खत्म हो जाएगी। बायोलॉजिकल टर्म्स में इस शादी को निषेध माना जाता है कि ये वाली शादी नहीं होनी चाहिए, बायोलॉजिकल जो टर्म्स है उसमें माना जाता है। तो सर क्या होता है इसका इफेक्ट, तो इस कंडीशन में होता क्या है, पहली संतान होती है वो एकदम से ही पैदा होती है, उसमें कोई नहीं फर्क होता है, बट सेकेंड थर्ड जो संतानें होती है वो माता के कोख में खत्म हो जाती। तो सर क्या आज के टाइम में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल है। पहले के ज़माने में सॉल्यूशन नहीं था तो ये कोख में ही मृत्यु हो जाती थी, लेकिन आज के जो टाइम है उसके अंदर इसका भी सॉल्यूशन है। अब सर इसका सॉल्यूशन क्या है, तो ऐसे जब पेशेंट होते हैं तो उनके क्या किया जाता है, जब बेबी का निर्माण होता है, जब पहला संतान उत्पन्न होती है, उसके प्रसव के 24 घंटे के भीतर, ठीक है, प्रसव के जस्ट 24 घंटे के भीतर एक टीका लगता है, एंटी डी का टीका लगता है। ये अगर टीका लग जाता है तो उसके कारण फिर ये एंटीबॉडी जो एंटीजन को नष्ट नहीं कर पाती, जिसके कारण सेकंड संतान पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और सेकंड संतान भी एकदम नॉर्मल पैदा होती है। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है, एंटी डी का टीका लगना चाहिए प्रसव के 24 घंटे बाद। अगर नहीं लगा तो फिर आगे वाली संतान में भी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो बोला जाता है, ये बायोलॉजिकल टर्म में शादी को क्या मानी जाती है, निषेध मानी जाती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि शादी अगर हो तो देख के करो, RS फैक्टर पॉजिटिव है नेगेटिव, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिर भी पहले के टाइम में इसका सॉल्यूशन नहीं था, बट आज के टाइम में इसका क्या है, विज्ञान में क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, आगे देखो, तो चार अपने बेसिकली RS फैक्टर की बात की, RS फैक्टर पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। बायोलॉजिकल के टर्म्स के अंदर ये जो केस है वो थोड़ा क्रिटिकल होता है, बाकी वाले में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, इसी को ध्यान रखना, इसी को बोला जाता है, इस जो केस होता है ना उसको बोला जाता है इरिथ्रोब्लूटोसिस पिटेलिस। ठीक है, इस केस को बोला जाता है। लेकिन ये जो केस है वो आज के ज़माने के अंदर, आज के टाइम के अंदर देखे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, बस कंडीशन ये है कि एंटी डी का टीका लगना जरूरी है। ठीक है, तो अपन ने ये बेसिकली RS फैक्टर की बात की। अब ये ध्यान रखना, इस RS फैक्टर जो था, RS कारक, इसकी जो खोज की थी, एग्जाम में सवाल आता है ना, तो ये केस के ऊपर नहीं पूछा जाता बट खोज पूछी जाता है RS फैक्टर की। तो RS फैक्टर की खोज की थी, एक तो लैंडस्टेनर था और इसके साथ एक साइंटिस्ट था विनर। तो RS कारक की खोज किसने की थी, लैंडस्टेनर व विनर ने। और खोज किस पर की थी, तो सबसे पहले की थी मकाकारिसस बंदर पर। तो देखो RS फैक्टर के अंदर दो मेन चीज याद रखोगे, एग्जाम के अंदर ज्यादातर सवाल इसी से पूछा जाता है, RS कारक की खोज किसने की, तो उस कंडीशन में हो जाएगा लैंडस्टेनर व विनर। और किस पे की थी खोज, तो मकाकारिसस बंदर पर। ठीक है, तो अभी अपन ने बेसिकली ब्लड ग्रुप पढ़ा, सर्वग्राही पढ़ा, सर्वदाता पढ़ा, एंटीजन कौन कौन सा उपस्थित होता है, एंटीबॉडी कौन कौन सा उपस्थित होता है, RS कारक क्या है, खोज किसने की, किस पर खोज की, और कौन कौन से केस थे, केस 4 टाइप हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब देखो इसी के मिलते जुलते जो टर्म्स है, रक्त, मैंने कहा था रक्त का परिसंचरण तंत्र अपने शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक होता है। जब तक अपन जीवित है तब तक ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है, और जैसे ही मृत्यु होती है उसके बाद ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। तो अब ये ब्लड का सर्कुलेशन किस टाइप में होता है वो देखो, एक तो आपने पढ़ी होगी धमनी और एक सिरा। ये बेसिकली हार्ट जब टॉपिक पढ़ेंगे उसमें और भी कंसेप्ट को मिला के डिटेल में पढ़ेगी, लेकिन मेनली अपन यहीं पे पढ़ लेते हैं धमनी और सिरा क्या होती है। तो देखो सिंपल सी बात है
कि जो हृदय से रक्त को शरीर तक, शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का कार्य कौन करता है? धमनी करती है। नसें होती है बेसिकली, ठीक है। और शिराएं क्या करती है? शरीर से अशुद्ध रक्त है उसको वापस हृदय में लाने का कार्य कौन करती है? शिराएं। मतलब हृदय में धमनी जो होती है उसमें हमेशा शुद्ध रक्त बहता। कैसा वो रक्त बहता है? शुद्ध रक्त। अब शुद्ध रक्त का मतलब, और दूसरी जो शिराएं होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता। अब अशुद्ध रक्त का मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई अशुद्ध होती, कंकड़ पत्थर होते, ऐसा नहीं है। तो अशुद्ध रक्त का मतलब क्या है? इसमें क्या होती है? ऑक्सीजन की मात्रा की क्या होती है? ऑक्सीजन की क्या होती है? कम। और ये ऑक्सीजन युक्त होता है, शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त होता है, ठीक है। अगला देखेंगे कि जो धमनी होती है उसकी जो दीवारें होती है, वो ध्यान रखना, दीवारें जो होती है मोटी होती है। कैसी होती? मोटी, ठीक है। और इसकी जो दीवारें होती है शिराएं की, वो कैसी होती है? पतली। कैसी होती है? पतली, ठीक है। अगला, इसका जो दाब होता है, प्रेशर होता है, दाब धमनी का, वो बहुत ज़्यादा होता है। और शिराओं का कैसे होता है? दाब जो होता है वो कैसा होता है? कम होता है, ठीक है। धमनी का दाब बहुत ज़्यादा होता है और शिराओं का दाब क्या होता है? कम होता है। इसकी दीवारें मोटी होती है और उसकी दीवारें कैसी होती है? पतली होती है, ठीक है। अगला, धमनी में कोई भी कपाट या वाल्व नहीं पाए जाते। कपाट या वाल्व वो नहीं पाए जाते, लेकिन इसमें ध्यान रखना शिराएं में कपाट या वाल्व पाए जाते। कपाट वाल्व पाए जाते, ठीक है। अगला पॉइंट बात करें कि इसका जो धमनी का जो रंग होता है वो ध्यान रखना बेसिकली लाल रंग की होती है और शिराएं कैसी होती है? नीली रंग की। इसमें भी अपवाद है, ये अपवाद याद रखोगे। जो फुफ्फुसीय ध्वनि होती है, फुफ्फुसीय धमनी, उस फुफ्फुसीय ध्वनि या पल्मोनरी धमनी कहते हैं, उसके अंदर ध्यान रखना अशुद्ध रक्त बहता है। और इसमें भी अपवाद है। कौन सी शिरा कौन सी है? तो ध्यान रखना फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा, या इसको पल्मोनरी शिरा भी बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत कैसा बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। कहने का मतलब ये अपवाद है। अब सर फुफ्फुसीय ध्वनि या फुफ्फुसीय शिरा क्या होता है? तो जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे पूरा हार्ट, उसमें अपन आसानी से पूरा समझ लेंगे फुफ्फुसीय ध्वनि क्या होती है, फुफ्फुसीय शिराएं क्या होती है, और इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, बेसिकली हार्ट से जो हृदय से शरीर तक ले जाने का कार्य, शुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य कौन कर रही है? धमनी। और वापस शरीर से अशुद्ध रक्त है वापस हृदय में लाने का कार्य कौन कर रही है? शिराएं करती है, ठीक है। शिराएं का क्या होता है कि जो अपन नीले रंग की आप हाथ में देखोगे, ये ऊपर की टाइप में होती है ना, ये है शिराएं। और इसके अंदर जो नीचे की साइड में होती है वो धमनी होती है, ठीक है। शिराओं के क्या होता है? ब्लड का प्रेशर होता है वो कम होता है, धमनी में क्या होती है? ज्यादा होता है, ठीक है। अब देखो, हृदय बेसिकली क्या कार्य क्या करता है? हृदय का कार्य क्या होता है? पंप करने का। हृदय का कार्य क्या होता है? पंप करने का, ब्लड का पंप करने का कार्य होता है। लेकिन अपन उसको अलग भाषा में समझते, आकार भी अलग समझते, कार्य भी अलग समझते, लेकिन वो कार्य हृदय का नहीं होता है। हृदय तो बेचारा बिना फालतू का बदनाम है, ठीक है। वो चलता है तभी तो अपन जीवित रहते हैं। और जो अपन समझते हैं वो कार्य पूरा मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस का कार्य होता है। गणना करना, प्रेम करना, प्यार करना, वो सब किसका कार्य है? हृदय का, सॉरी हाइपोथैलेमस का। हृदय का कार्य है ब्लड का पंप करने का कार्य करते हैं, ठीक है। अब देखो, और इसके ऊपर भी पता नहीं कितने गाने बना दिए है ना, तो बदनाम है बेचारा ये तो। अब देखो, इसमें भी होता क्या है कि जैसे शिरा है, मैंने कहा ना वो नीले आकार की होती है, बाहर की टाइप होती है, देखोगे हाथ में दिखेगी। और धमनी क्या होती है? अंदर। जब अगर शिराएं कट जाए तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। कारण क्या होता है? मैंने कहा था प्रेशर शिराओं का क्या होता है? कम, तो ब्लड ज्यादा नहीं बहता। लेकिन इसी जगह अगर धमनी कट जाए तो ब्लड बहुत ज्यादा प्रेशर से बहता है, जिसके कारण अगर व्यक्ति को समय पर हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसलिए ध्यान रखना, ऐसे धमनी या शिरा काटने का गलत कार्य नहीं करना चाहिए, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। अब देखो, एक इसी में बात कर लेते हैं हृदय घात की, हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक, अब सर हृदय घात क्या होता है? जब अपने जो शरीर की जो नसें होती हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल का जमाव ज्यादा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल का जमाव, धमनी या शिरा हो उसमें भी कोलेस्ट्रॉल का मात्रा क्या हो जाती है? ज्यादा।
और यही कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब हृदय की नसों में हो जाती है तो उस कंडीशन में ध्यान रखना ब्लड रुक जाता है, और ब्लड रुकने जाने के कारण हार्ट अटैक आता है, और हार्ट अटैक के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो ये अपने बेसिकली धमनी और शिरा की बात कर ली। ठीक है, इसमें बेसिक अंतर देख लिया, और पूरा डिटेल में जब अपन हार्ट पढ़ेंगे तब आराम से उसको पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन RS फैक्टर की बात की थी, और जो ब्लड क्लासिफिकेशन की बात की थी, कौन कौन से समूह में बांटा गया था, कौन कौन से इसमें सर्वदाता कौन सा होता है, सर्वग्राही कौन सा होता है। ठीक है, तो ये ब्लड का मोटा मोटा जो अपने जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो अपने कवर कर लिए। फिर भी कुछ हो तो आपके पास जो भी गाइड होती है उसमें से, या जो भी बुक्स है आपकी, या NCERT का जो बुक्स होती है, देखो सबसे बेस्ट है बुक्स NCERT। 10th तक की जो NCERT है उसके बाहर कोई भी साइंस का सवाल नहीं जाता है। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी क्या है, आप NCERT पढ़ो। हार्ट है तो हार्ट का दे रखा, धमनी सिराएं दे रखा, हो सके कोई पॉइंट मेरे पीछे मिस हो गया तो उसको पढ़ो, और पुराने या साल के जो प्रैक्टिस पेपर आ रहे हैं, टॉपिक वाइज भी पेपर आ रहे हैं, उसको मिलाओ और इसको सॉल्व करो, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, और ये जो थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो क्लियर होगा। ठीक है, इसी के साथ अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।